इन द प्रीवियस लेक्चर आप लोगों को मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझाए थे, एंड इन दिस लेक्चर आपको जो गिवन कंपाउंड्स हैं उनके बीच में रिलेशन बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है ये और ये इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो आप देखिए अगर आप नेमिंग करते हैं, मैंने क्यों कहा था नेमिंग हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्ट्रक्चर आइसोमर्स को पहचानने के लिए। नंबरिंग का रूल पता होना चाहिए 1 और 2 3 एंड 4 इसी तरीके से करेंगे आप लोग। तो आप जानते हैं 1 पे क्या है मिथाइल, ये हो गई है ब्रांच। साइक्लो कंपाउंड है, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है, नेमिंग की 4-5 वीडियो ही है, बहुत कम टाइम में आप देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए क्योंकि नेमिंग का आइडिया नहीं होगा तो हर जगह अटकोगे। 1 मिथाइल साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 1 और 2 के बीच में क्या है ब्यूट 1 इन। इस वाले का नाम करो तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग हम करेंगे इस तरीके से 1 2 3, ब्रांच को लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। तो इस बार मिथाइल किस पे है 3 मिथाइल है और बाकी सब सेम है, साइक्लो ब्यूट 1 इन। अब जरा ध्यान से देखिए मैंने क्या समझाया था, वर्ड रूट क्या होना चाहिए सेम, वर्ड रूट क्या है सेम है, लेकिन सिर्फ पोजीशन किसकी डिफरेंस है ब्रांच की, 1 मिथाइल 3 मिथाइल, तो डिफरेंस में है पोजीशन ऑफ ब्रांच की, दैट इज वाई ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हुए एक दूसरे के। क्लियर है। सिमिलरली आप दूसरे क्वेश्चन को भी देखिए, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे ब्रांच आएगी, इधर से करोगे तो 1 पे आएगी, बाकी सब सेम रहेगा, तो इट विल शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इन कंपाउंड्स को देखिए, ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करे, तो ये तो कंपाउंड ही डिफरेंट है बेटा, ये पेंटेन है 1 2 3 4 एंड 5 और ये साइक्लोपेंटेन है, ठीक है। और अगर आप सोचेंगे सर ये देखिए ये रिंग वाला है, कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये रिंग है और ये चेन है सिंपल, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म हुआ। भाई आप फॉर्मूला जरा देखिए ध्यान से, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 3 2 5 7 9 और 3 12 C5H12। जरा इसका देखना, कार्बन है 5 हाइड्रोजन है 10, तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म कैसे हुआ। क्लियर हो रही है बात। इसके अलावा इस कंपाउंड नंबर डी को देखिए, तो डी में अगर मैंने क्या बताया नेमिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, अदरवाइज आप देखिए नंबरिंग करेंगे तो आप जानते हैं क्या है ये ईथर है, तो कार्बन 1 और कार्बन 2 तो हो गया एथ, फिर आ गया ऑक्सीजन एथोक्सी, और फिर 1 2 3 4 इथोक्सी ब्यूटेन। सिमिलरली अगर आप दूसरी साइड से इधर से नेमिंग करेंगे तो ये भी एथ हो गया है, एथोक्सी 1 2 3 4 एथोक्सीब्यूटेन, दोनों कंपाउंड क्या है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप लोग सिर्फ वीडियोस देखते रहिए, आपका पूरा एग्जाम इसी में से आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, अब इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है आपको, नंबर ऑफ कार्बन ही डिफरेंट लग रहे हैं 1 2, इसमें 3 है, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो अब कुछ लोग क्या कहेंगे सर ये तो डिफरेंट ही कंपाउंड हो गए हैं, तो अगर पेपर में ऑप्शन हुआ तो आप इसको क्या ट्रिक करेंगे होमोलोगस, डिफरेंट कंपाउंड क्यों नहीं हुए हैं और होमोलोगस क्या होते हैं ये मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, तो देखो छोटे छोटे वर्ड्स ना पता होने की वजह से एग्जाम में गलती हो सकती है। ये होमोलोगस इसी के बाद पढ़ाऊंगा, इन क्वेश्चंस के बाद क्या होता है। इसी तरीके से देखिए ये क्या है 2 डिग्री अमीन है, ये क्या है 1 डिग्री अमीन है, फॉर्मूला निकाल के देख लेना सेम आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री से 2 डिग्री चेंज हो रहा है, तो ये फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। जस्ट लाइक दिस, देखो ये अल्कोहल है CH2 के साथ O जुड़ा हुआ है, और ये फिनोल है बेंजीन पे OH है, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों को देखो जरा ध्यान से, तो फॉर्मूला सेम लग रहा है क्या तुम्हें, तो आंसर अच्छा ये तो मैंने अभी कराया था थोड़ी देर पहले, आपको बताया था कार्बन नंबर तो सेम है ही 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 2 7 8, इसमें भी कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दोनों एक दूसरे के अगर नाम रख के देखोगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, वर्ड रूट डिफरेंट आ जाएगा। इसका नाम क्या है, तो आप नाम रखना भी सीख गए होंगे अगर आपने नेमिंग देख ली है। तो इसका नाम है 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यही नाम है साइक्लोहेक्सेन, और इसका नाम क्या होगा 1 पे, पेरेंट कौन है ये साइक्लिक वाला है, सब चीज़ पढ़ाई है। तो 1 पे है प्रोपाइल, सारे केस मैंने डिस्कस किए हैं। साइक्लोपेंटेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज है, वर्ड रूट क्या हो गया है बदल गया है, तो इसका मतलब ये क्या है चेन आइसोमेरिज्म है। इसको देखिए, और इन दोनों को देखने से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, ये वो फंक्शनल ग्रुप है,
इसके दोनों साइड इधर इसमें आने में क्या हुआ है, मैंने क्या बताया था, मेटामरिज्म में क्या होता है कि जो कार्बन चेन है दोनों साइड बदल जाती है, ठीक है, नाम भी इनका अलग हो जाएगा। एस्टर की नेमिंग मैंने सिखाई है, पढ़ के देख लेना। अब इसकी बात करते हैं, देखो ये मेटामर्स हो सकते हैं क्योंकि डिफरेंट कार्बन चेन है फंक्शनल ग्रुप के अलावा। दूसरी बात, अगर तुम नाम करोगे ना इनका बेटा, तो आप देखोगे दिस इज पेंटेन 2 ऑन, दिस इज पेंटेन 3 ऑन, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी बदल रही है। तो ये मेटामरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सॉरी पोजीशन आइसोमेरिज्म दोनों शो कर रहा है, तो इसलिए दोनों ही आंसर हो सकते हैं। लेकिन अगर कभी एग्जाम में ये आ जाए कि एक ही ऑप्शन टिक करना हो, तो आप क्या करेंगे, दैट मीन्स देयर इज ए प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी कि अगर एक ही कंपाउंड ये सारे आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा होगा ना, विच इज नॉट पॉसिबल, मैं आइडिया दे रहा हूँ, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप रिंग चेन वाले को देंगे, फिर टोटोमेरिज्म को, फिर फंक्शनल, फिर मेटामेरिज्म, देन चेन, देन पोजीशन। यानी कि अगर ये वाले क्वेश्चन में ये पोजीशन आइसोमर्स और मेटामर्स दोनों शो कर रहा है, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे आंसर टिक करने में, यानी मेटामेरिज्म वाले को ही प्रायोरिटी देंगे। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, एक बार मैं इस वर्ड का और मीनिंग समझा देता हूँ। होमोलोगस का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप समझिए CH4 है मीथेन, CH4 में CH3 इथेन, आगे चेन को एक एक बढ़ाते रहो, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम हो, यानी कि अगर इसमें एक H को हटा के OH लगा दिया, CH3 CH2 OH लगा दिया, CH3 CH2 CH2 OH, तो आप देख रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? मॉलिक्यूलर वेट ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि CH2 यूनिट जो है वो बदल रही हैं। कैसे? देखो, यहां से यहां जाने में CH2 ऐड हुआ है, यहां से यहां जाने में CH2 ऐड हो रहा है। ऐसे ही CH2 से एक दूसरे से डिफर करते जाएंगे, जो एक दूसरे के साथ आने वाले मेंबर होते हैं, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला ऑब्वियसली सबका सेम होगा, CnH2n+2, यही है इन सबका जनरल फॉर्मूला। n की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये होते हैं होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स। क्लियर है? यानी सिर्फ CH2 ग्रुप बढ़ता जाता है इस तरीके से, और इनको हम होमोलोगस बोलते हैं हर एक मेंबर को। क्लियर हुई बात? अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर होमोलोगस। जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें उन बातों को ज़्यादा याद रखवाती हैं कि पेपर में जो आ सकते हैं। तो इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये होमोलोगस नहीं हो सकते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो गया है, बदल गया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको जो मैं पॉइंट्स लिख के देता हूँ क्वेश्चन करने से पहले, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखें, तो पेपर में कभी भी गलत नहीं होगा। पॉइंट होता है कि आप कॉन्सेप्ट भूल के सीधा जल्दबाजी में जो दिख रहा होता है उसे आंसर करने लगते हैं। दूसरे को ये देखिए, क्या ये दोनों होमोलोगस है? नहीं, ये दोनों क्या है, ये तो सेम है। ये फर्स्ट वाले को टोटोमेर्स बोलते हैं, अभी मैंने नहीं पढ़ा है, इसके जस्ट बाद हम टोटोमेरिज्म ही पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। नेक्स्ट देखिए, ये दोनों, इन दोनों में क्या रिलेशन, देखने में तो डिफरेंट कंपाउंड लग रहे हैं। डिफरेंट कंपाउंड आंसर करने से पहले देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया है, दोनों इथर ही हैं। तो आप देखिए दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, तो इस क्या ये जनरल फॉर्मूला इथर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे भी ना, इथर का जनरल फॉर्मूला भी पता है, 2 CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा इनके बीच में। कार्बन कितने हैं देखो, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 3 8 और O, ठीक है। और इसमें देखो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, कार्बन 6 हो गए। हाइड्रोजन आप जानते हैं कितने आएंगे जनरल फॉर्मूले से, 14 चाहिए, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और O। तो आप दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे तो 2 CH2 यूनिट का डिफरेंस है, CH2 यूनिट, यही हुआ दोनों, सॉरी आई गेस 3 CH2 यूनिट का डिफरेंस है। तो ये दोनों एक ही जनरल फॉर्मूले से सेट हो रहे हैं। कैसे? CnH2n+2O, यही है। तो ये दोनों होमोलोगस सीरीज के मेंबर हो गए हैं, होमोलोगस हो गए हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब यहाँ से आगे हम करेंगे टोटोमेरिज्म, कैटायनोट्रॉफी और डेमोस्ट्रोफिज्म, तीनों इसी का ही नाम होता है। तो टोटोमेरिज्म, कैटायनोट्रॉफी या फिर डेमोस्ट्रोफिज्म, तीनों टोटोमेरिज्म का ही नाम है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर है टोटोमेरिज्म,
जिसमें दो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रैपिड इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, तो आप लोगों को इतनी टेंशन लेनी नहीं है रटने की। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो माइग्रेट करता है एक एटम से दूसरे एटम पे, लेकिन पॉलीवैलेंट होने चाहिए, यानी जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। तो एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पे हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है इन टोटोमेरिज्म। एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ये ऊपर लिखे हुए दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप अच्छे समझ रहे हैं, ये है कीटोन एक तरीके से। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। इसका नाम एसीटोन है या फिर इसका प्रोपन टोन नाम है। ये कार्बन पॉलीवैलेंट एटम है, क्योंकि कार्बन एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, बहुत सारे बना सकता है। अगर ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर इस ऑक्सीजन पर चला जाए, इस पर, इस ऑक्सीजन पर, क्लियर है, तो हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर अगर आ जाए तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी। तो हुआ क्या है, आप ये बात समझिए, इन दोनों पॉइंट को सिर्फ मैं क्लियर कर रहा हूँ। कब होगा, कैसे होगा, ये सब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सब मैं आपको आगे चल पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा। फिलहाल आपको एक बात ये समझनी है कि टोटोमेरिज्म में क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ किसका? हाइड्रोजन एटम का, यहां से कहां? एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे का। ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप था और ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए ये एक टाइप का फंक्शनल आइसोमर है। और ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर हुए क्योंकि कनेक्टिविटी क्या हो रही है, वो बदल रही है, और ये दोनों आपस में रैपिड इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो ये कीटोन फॉर्म थी, देखिए ये डबल बॉन्ड बन गया तो इन, और ये अल्कोहल है तो प्लस ओल, तो जब जोड़ते हैं तो बनता है इन ओल। क्लियर है, ये वाला ड्रॉप हो जाता है, ये मैंने आपको बताया है। हालांकि ये इक्विलिब्रियम का एरो मैंने साफ साफ लिखा है कि बराबर नहीं है, इक्विलिब्रियम का एरो इस तरफ को ज़्यादा है या इस तरफ को है, तो इससे ये बात पता चलती है। हालांकि अभी मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना बेटा, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो कीटोन फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए मैंने इस एरो को बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म। ठीक है, क्या हुआ टोटोमेरिज्म में, अपने आप को रिवाइज कीजिए। हाइड्रोजन एटम एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफर होने की वजह से फंक्शनल ग्रुप बदल जाते हैं, तो ये एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप हुआ, क्योंकि अगर हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं होता तो ये कीटोन था, ट्रांसफर हुआ तो ये इनोल बन गया है। ठीक है, और ये दोनों आपस में रैपिड इक्विलिब्रियम में रहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन हो सकता है कोई सी भी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो सकती है, या बहुत सारे फैक्टर भी होते हैं जो इन दोनों में से किसी भी फॉर्म को ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है, वो हम आगे देखेंगे। चलिए, टोटोमेरिज्म को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि टोटोमेरिज्म डायड सिस्टम में भी होता है, ट्राइड में भी होता है और रिंग सिस्टम में भी होता है। हमारे लिए जो मोस्टली सबसे काम की चीज़ है वो ट्राइड सिस्टम है। फिर भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं डायड सिस्टम्स के, सिर्फ जस्ट फॉर योर नॉलेज। देखिए, डायड सिस्टम में क्या होगा, जब हमारा H+ मूव करता है एक एटम से दूसरे एटम पे, लेकिन उस मूव ओवर द टू एटम, सिर्फ दो एटम्स के ऊपर ही मूव करता है। जैसे कि आप देखिए HCN, क्या नाम है इसका? हाइड्रोसाइनिक एसिड। अगर हाइड्रोजन इस कार्बन से हटके इस नाइट्रोजन पे आए तो ये एटम नंबर 1, 2। तो अगर हाइड्रोजन सिर्फ दो ही एटम के ऊपर मूव करे यहां से यहां, तो उसको हम डायड सिस्टम कहेंगे। क्लियर हो गई बात? तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोहाइड्रोसाइनिक एसिड। कुछ याद नहीं करना है, एग्जाम्पल है बस आपको मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे कि ये है नाइट्राइट फॉर्म, इसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। अगर ये 1, 2 दूसरे पे आके जुड़ जाए तो ये फॉर्म बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोफॉर्म। आप जानते हैं ये NO2 जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन पे, तो ये नाइट्रोफॉर्म हो गई है। क्लियर है? तो ऐसे बहुत डायड सिस्टम होते हैं, लेकिन हमारे केस में जो हमें पढ़ने हैं डिटेल में, वो हमारे लिए काम की चीज़ कौन सी बेटा? आप जानते हैं, मैंने बताया था पहले ही कि ट्राइड सिस्टम्स हम पढ़ेंगे। ट्राइड सिस्टम अब आप अपने आप समझ गए होंगे, डायड समझ के। डायड में क्या था? डाई मतलब दो एटम्स के ऊपर मूव कर रहा था, तो यहाँ पे H+ मूव करेगा कितने एटम्स के ऊपर? 3। ऐसे को हम बोलते हैं ट्राइड सिस्टम, जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ। अभी मैंने आपको बताया था जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, और ये जो कार्बन था इसके पास डबल बॉन्ड O था ना। चलिए मैं अलग से बना के दिखाता हूँ, अभी हालांकि मैंने पढ़ाया भी था, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब जरा ध्यान से देखिए, जब ये हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ तो 1, 2 और तीसरे एटम तक पहुंचा है मूव करके। तो ऐसे सिस्टम में जब H+ मूव करता है ओवर 3 एटम, इसको ट्राइड सिस्टम कहा जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जनरली कीटो फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, जिसका रीज़न ये है
कि सी डबल बॉन्ड O जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इन कंपैरिजन टू सी डबल बॉन्ड C। आप समझ रहे हैं, कीटो से इनोल में जाते वक्त एक सी डबल बॉन्ड CO बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, तो जबकि एक CC बॉन्ड क्या है वो बन रहा है, हालांकि CH बॉन्ड भी टूट रहा है और OH बॉन्ड भी बन रहा है। तो ये सारी इन चीज़ों का आइडिया अगर थियोरेटिकली सोचा जाए कि कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी, तो जिसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं वो फॉर्म डोमिनेट करनी चाहिए थियोरेटिकली, ठीक है। तो कीटो इनोल में अगर कोई जनरली पूछता है कौन सी फॉर्म स्टेबल है, तो आप बोलेंगे कीटोन, उसका जो मेन रीजन है उसकी CO बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अच्छा, इमीन और इन अमीन, ये वर्ड आप जब आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे केमिस्ट्री को तो बार बार सुनने को मिलेंगे। तो फिलहाल समझ लीजिए, अगर ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है NH, इसको सी डबल बॉन्ड NH, इसको इमीन बोलते हैं, ठीक है। और देखो ये है इन ग्रुप, हम डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, और ये ग्रुप कौन सा है, अमीन ग्रुप। तो इन दोनों को जोड़ के क्या बना हुआ है, इन अमीन, ठीक है। हुआ क्या है इन अमीन वाले में, देखो हाइड्रोजन यहां से किसी एक हाइड्रोजन 1 एटम 2 एटम 3, ये हाइड्रोजन कहां से चला गया है, नाइट्रोजन पे चला गया है, तो NH2 हो गया है इस तरीके से। एग्जाम्पल एक भी रटने नहीं है, टेंशन मत लो बस, ठीक है, समझते जाओ। अच्छा, इन दोनों में से अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए कि सर इमीन फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि इमीन में सी डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, जो कि ज़्यादा स्टेबल है कार्बन कार्बन से। अरे कार्बन और नाइट्रोजन वाले जो बॉन्ड होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज भी छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर भी आ जाएंगे। वही वाली बात हुई ना, CO वाला क्यों स्टेबल था, ये सब हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़े हैं, या मेन ग्रुप में पढ़ा होगा, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको पेपर में क्या हो सकता है, इसको देखिए पूछ सकते हैं, बताइए ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म हुआ। तो आप अच्छे से समझ रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है 1 2 3, मैंने इसको यहाँ बना जरूर दिया है, ये मत सोचना कि ये उल्टा है, सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन तो हो सकती है कभी भी। तो ये H1 2 थर्ड एटम पर पहुंच गया है, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसको हम ये कह सकते हैं टोटोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें CONH2 ग्रुप जो होता है, ये मैंने पढ़ाया भी है, CO, इसको एमाइड बोलते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होती है। उसका रीज़न ये है, इसमें फिर से आप देख रहे हैं कि CO बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड बने हुए हैं वो ज़्यादा स्टेबल है, और रेजोनेंस जो है वो भी इसमें बेटर हो रही है, ठीक है। कोई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ये तो बस मैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायड सिस्टम दिखा रहा हूँ। ऐसे ही नाइट्रोसो और ऑक्साइम, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो ग्रुप, ठीक है। और अगर कार्बन से डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। अभी आप रटने की सोचेंगे तो मैंने क्या बताया, आप रट नहीं पाएंगे ऑक्साइम क्या होता है, लेकिन आप पूरी केमिस्ट्री में ये बार बार आएंगे, और जब ये आएंगे, जब हम इनकी केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे ना, तब आपको याद आ जाएगा सर हाँ। अभी तो क्या करें, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ऑक्साइम ये है, नाइट्रोसो ऑक्साइम आपस में टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो आप बस इन नाम को थोड़ा सोचते रहिए कि कौन कौन टोटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। मैं सारी नॉलेज आपको एक बार आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। रटना कुछ नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार याद नहीं करना है। तो ऑक्साइम फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ऑक्साइम फॉर्म जो है उसमें रेजोनेंस हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। इसमें तो कहाँ होगा रेजोनेंस, इसके पास लोन पेयर है, कहाँ जाएंगे, तो इसमें डबल बॉन्ड है, ये रेजोनेंस कर सकता है जितना रेजोनेंस होता है। बाकी डाईएजो और नाइट्रोसो भी आपस में टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना, इसमें हाइड्रोजन का ट्रांसफर कहाँ से हो भाई, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 1 2 3, ये इसके पास आ गया इस तरीके से, क्लियर है। मैकेनिज्म मैं अभी शो करूंगा, अभी सिर्फ नाम सुनते रहिए कि क्या डाईएजो और नाइट्रोसो भी टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं, बिल्कुल शो कर सकते हैं। तो देखिए इसमें टोटोमेरिज्म कहाँ हुआ, हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया, ये जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से 1 2 3, क्लियर हो गई है बात। तो ये डाईएजो है, इसमें मैं लिख रखा है नाइट्रोसो मोस्ट स्टेबल है ड्यू टू बेटर रेजोनेंस, क्लियर है, क्योंकि इसमें इसके पास लोन पेयर है बेटा, तो और अच्छा रेजोनेंस हो पाएगा। तो आप लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन रटनी नहीं है, बस मैंने बहुत सारे केसेस बता रखे हैं कि नाइट्रो ऐसी फॉर्म बोलते हैं ASI को, या आइसोनाइट्रोफॉर्म, ये भी आपस में टोटोमेरिज्म के थ्रू बदल सकते हैं। जब आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि सर्टेन कंडीशंस में हम नाइट्रो फॉर्म को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो उस वक्त आपको समझ में आएगा अच्छा ये तो टोटोमेरिज्म हो रहा है। अभी तो ऐसा लगेगा इतने सारे केसेस क्या हम याद करें सर, और मैं इसलिए बार बार हाईलाइट करूं, कुछ मत याद कीजिए। नाइट्रो आपको मैंने बताया था, नाइट्रो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नाइट्रो हो गया, और अगर हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ इस पर शिफ्ट करके डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं ऐसी फॉर्म, ठीक है, या आइसोनाइट्रोफॉर्म भी कहते हैं।
मोस्ट स्टेबल है नाइट्रो, और उसका रीजन है इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? लैक्टम और लैक्टिम ये भी टोटोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH है, ट्रांसफर क्या होगा, ये H जो है 1 2 3 इसके पास ट्रांसफर हो गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ये लैक्टम फॉर्म होती है, ये लैक्टिम। कुछ रटना मत, सुनते जाओ बस। साइनेट और आइसोसाइनेट ये है, देखो हाइड्रोजन 1 2 और 3, हाइड्रोजन यहाँ से इस पर आ जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये साइनेट आइसोसाइनेट भी हो सकती हैं। तो मेरा सिर्फ आपको पर्पज़ यही था बेटा बताने का कि टोटोमेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है, और इसीलिए मोस्टली लोग कीटो इनोल पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं शुरू में ही। मैंने आप लोगों को जस्ट आइडिया दिया है कि ट्राइड सिस्टम में कीटो इनोल ही जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्म हैं जो आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब डिटेल में पढ़ते हैं तो वहां आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, क्योंकि क्वेश्चंस कीटो इनोल पे ही ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं भी कीटो इनोल वाले को ही डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ कि कीटो इनोल टोटोमेरिज्म क्या है और किस तरीके से होता है, इनका मैकेनिज्म और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं इनकी स्टेबिलिटी। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में जनरली क्या होता है, मैंने बताया आपको, कीटोन फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, पर कब और किन क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि ये फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्ट हो रही होगी, तो आप देखेंगे जनरली या तो एसिड या बेस वहां प्रेजेंट होते हैं जिसकी प्रेजेंस में ये फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम में रह सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ एसिड की प्रेजेंस में कीटो फॉर्म इनोल में कन्वर्ट क्यों होती है और कैसे होती है, और जो काम के पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से समझिए। आप जानते हैं आपके पास ये रहा कीटोन, एसिडिक मीडियम में H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, और आपके पास जो कीटोन है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ऑक्सीजन के पास नजर आ रही है क्योंकि लोन पेयर है। तो पॉजिटिव चीज हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच जगह जहां है उससे अट्रैक्ट होगी, तो ये उस H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब H इस पे आके जुड़ गया तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है इसको डोनेट किए हैं, तो इसकी वजह से इस पे कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन से खींचेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। ये कार्बन पे कमी होगी तो कहेगा भाई मुझे तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसके साइड में जो एक H है ये वाला इससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा इससे, तो यहां इलेक्ट्रॉन लेगा। दूसरी बात ये है भाई आपके पास एसिड था तो एसिड का कुछ नेगेटिव पार्ट भी तो होगा कुछ, तो वो जो नेगेटिव पार्ट है वो इस H+ को अपने साथ ले जाएगा, और ये वाले डबल बॉन्ड जो है, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इस CH के बीच में यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल सिचुएशन ये बनती नजर आएगी कि मैंने हालांकि इस तरफ डबल बॉन्ड बना दिया है, जबकि जो मैं पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डबल बॉन्ड यहाँ 2 हाइड्रोजन होने चाहिए और इस तरीके से। क्लियर है? तो बहुत सिंपल और इजी प्रोसेस है कि किस तरीके से एसिड की प्रेजेंस में कीटो फॉर्म जो है इनोल में कन्वर्ट हो सकती है। क्लियर हो गई? ये मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है और ये 50 बार यूज होगा पूरी केमिस्ट्री में। आप बस 2 बात ध्यान से समझिए। रेट जिस पे डिपेंड कर रहा है वो है डीप्रोटोनेशन, यानी कि ये वाला स्टेप। एक बार ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जो ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, ये जब इसने खींच लिए तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब इस पे 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ था। अब ये डबल बॉन्ड इस पे जाएंगे जब कोई इस H+ को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि H+ हट रहा है तो ये डीप्रोटोनेशन है, जबकि पहले वाले में H+ जुड़ रहा है तो पहले वाला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन है। एसिड होगा तो प्रोटोनेशन हो ही जाएगा, अब डीप्रोटोनेशन होगा उतनी फास्टर वो इनोल में कन्वर्ट होगा। यानी कि आप ये बात समझेंगे कि रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, जो अगर हम एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं तो जब कीटो इनोल फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्ट हो रही है तो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप जो है वो कौन सा होगा, डीप्रोटोनेशन। ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन होते हैं। दूसरी बात, रेट इस चीज पे भी डिपेंड करता है बनने वाला इनोल कितना ज्यादा स्टेबल है। ये कंपाउंड बनने वाला जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो ये हाइड्रोजन उतनी जल्दी यहां से हट जाएगा और इलेक्ट्रॉन इजीली इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा। तो आपके लिए 2 काम की चीजें जो मैंने लिखी है इनको आप ध्यान रखेंगे। कैसे? अगर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की बात की जाए एसिडिक मीडियम में तो आप एक तो मैकेनिज्म का थोड़ा सा आइडिया आपने देख ही लिया है। दूसरी बात आप ये बात ध्यान रखेंगे कि पूछा जा सकता है रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कौन सा है, तो आप बोलेंगे जब डीप्रोटोनेशन हो रहा है। दूसरी बात, इनोल की स्टेबिलिटी पर भी रेट जो है डिपेंड करेगा। अब बेस की प्रेजेंस में अगर बेस होता तब क्यों कीटो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो देखिए जो बेस होते हैं वो इस जो कार्बोनिल की साइड वाला हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है एक तरीके से। एसिडिक क्यों है ये मैं जीओसी में सारी बातें पढ़ा चुका हूं। अगर ये H+ हट जाए यहां से तो जो कार्बन N बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है काफी ज्यादा। ठीक है,
तो होगा यही, अगर कोई बेस ऐड करोगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है वो उसको हटा देता है, ये हटा दिया, कार्बो एनायन बन गया आपके पास। ठीक है, ये पहला वाला स्टेप क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन हुआ। इसको लिख लेना आप, पहला वाला स्टेप क्या है, डीप्रोटोनेशन, यही हुआ। अब ये जो कार्बन एनायन बना है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और दूसरे स्टेप में जिस बेस ने जो H लिया था, अगर यहाँ पे वो H+ वापस इसको मिल जाता है, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो H+ किस पे जाके जुड़ेगा भाई, जब ऑक्सीजन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो हुआ तो यही होगा ना कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनी होगी, CH2 डबल बॉन्ड O नेगेटिव और CH3, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो गया है, तो H+ अगर जैसे ही वो इस पे आके अटैक करेंगे तो आपके पास इनोल फॉर्म आपको मिल जाएगी। तो अब इसमें समझिए, बेस फॉर्म में भी अगर आपसे पूछा जाए कि रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कौन सा है, तो रेट इसी बात पे डिपेंड कर रहा है, जैसे ही बेस H+ को खींचेगा, ठीक है, तो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप इज अगेन रीप्रोटोनेशन। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, कीटो और इनोल टोटोमेरिज्म में चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेस से कैटलाइज हो, दोनों ही केस में रेट डिटर्मिनेशन स्टेप जो है वो क्या है, डीप्रोटोनेशन है। ठीक है, दूसरी बात, अब रेट उसमें इस पे डिपेंड कर रहा था इनोल की स्टेबिलिटी, यहाँ पे जो फैक्टर हैं, यहाँ एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि डीप्रोटोनेशन होने के बाद आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले केस में डीप्रोटोनेशन होने के बाद जो स्पीसीज बन रही थी, रेट उस पर डिपेंड कर रहा था। यहाँ डीप्रोटोनेशन होने के बाद इनोल बन रहा था, तो आपने लिखा रेट इनोल की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ डीप्रोटोनेशन होने के बाद क्या बन रहा है, कार्बन आयन, तो आप याद रख सकते हैं इस तरीके से कि एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, हम अच्छे से जानते हैं। और इसको दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, भाई ये है फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन पे जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, तो ये वो अल्फा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जितना ज्यादा एसिडिक होगा, इसका लेना देना सीधा इसी से बात से है, वही हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है जिसके हटने के बाद कार्बन आयन जो बनता है वो ज्यादा स्टेबल हो। तो एक ही बात को बोलने के दो तरीके हो गए हैं, तो हम ये बात समझ सकते हैं। दोनों ही मैकेनिज्म को हमने देखा। दो बातें याद रख, ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन रिएजेंट्स के बारे में जो मैं बात बता रहा हूं वो आपके फिंगर टिप्स पे याद रहे कि कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में रेट डिटर्मिनेशन स्टेप दोनों ही डीप्रोटोनेशन है, और रेट जो डीप्रोटोनेशन के बाद स्पीसीज बन रही है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ऐसी अगर इतनी इस तरीके से आप पढ़ते हुए चलेंगे तो आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्वेश्चन है, कौन कौन से मॉलिक्यूल जो है कब टोटोमेरिज्म शो करते हैं, या क्या कंडीशन है, किन मॉलिक्यूल्स में हमने ऑब्जर्व किया है इस टाइप का आइसोमेरिज्म या टोटोमेरिज्म कौन कौन शो कर सकते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। टोटोमेरिज्म जो है जिन कंपाउंड्स में हमने देखा है मोस्टली ऑब्जर्व होता है, तो उन कंपाउंड्स में इन तीन बातों को ध्यान रखना। पहली बात, जिन कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जुड़े होते हैं मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू, यानी कि जिन कंपाउंड में जैसे कार्बन से डबल बॉन्डेड O जुड़ा हुआ है, यानी कि ऐसे ग्रुप देखने को मिले आपको, एल्डिहाइड या कीटोन, जैसे NO2 में नाइट्रोजन है डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन से एक तरीके से, जैसे साइनाइड है C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, जहां पे वहां टोटोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अल्फा हाइड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का शिफ्ट होना जरूरी है, तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और एसिडिक हो तो उतना अच्छी बात है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब आप अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे होते हैं तो वो sp3 कार्बन पर ही या sp3 एटम पर ही प्रेजेंट होना चाहिए। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन होंगे और आपसे गलती होगी, क्योंकि आप सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, sp3 नहीं देखते हैं। चलिए आइए इस बात को मैं क्लियर करता हूं कि sp3 से मेरा क्या मतलब है। आप ध्यान से देखिए भाई, देखिए ये था कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा हाइड्रोजन, तो आपके पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन आयन बन रहा है, तो ये टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। अब ध्यान से देखिए, ये इंटरेस्टिंग चीज, क्या मस्त चीज है, देखो आप जानते हैं C डबल बॉन्ड कीटोन सिस्टम है, तो अगर मैं कहूँ टोटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, आप कहेंगे सर यस सर, अल्फा हाइड्रोजन दिख गया, नहीं दिखना था, क्यों, क्योंकि ये sp2 है। तो आपको क्या देखना है, आप अगर डबल बॉन्ड आ जाए उसके बाद तो आप आगे और जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्या है, sp3। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर कोई बेस चीज ऐसी इस H+ को छीन ले, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा,
ये इधर डबल बॉन्ड आएगा, ये इधर डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव फिर से किसको ले लेगा, H प्लस को, तो ये इनोल फॉर्म बन जाएगी। तो यानी कि इसमें कितना शिफ्ट हुआ, 1,5, 1,3 भी हो सकता है, 1,5 भी हो सकता है, और आगे तक 1,7 भी जा सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो कार्बन है, ये जो एटम जुड़ा हुआ है वो sp2 ना हो। अगर जस्ट अल्फा कार्बन sp2 है तो उसके आगे देखो, ठीक है, इसको नहीं देखना है। यानी कि ये बीटा, आप ये देखिए कि हाइड्रोजन के हटने से जो कार्बन आयन है वो स्टेबल होना चाहिए, वो रेजोनेंस के थ्रू ही हो सकता है। तो 1,5 शिफ्ट भी पॉसिबल है, जिसका एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत अच्छा ध्यान से देखो इसको। इसमें क्या हो रहा है, अब क्या इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगा, और होगा तो क्या बनेगा, तो हम जानते हैं ये है सी डबल बॉन्ड, ये है अल्फा कार्बन, sp2 हो गया बेंजीन का, तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, लेकिन ये क्या आ गया आगे वाला, sp3। अब अगर सोचिए इसका एक H हट जाए, यहाँ आ जाए H, कोई ले जाए बेस मान लो, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो H को रख लेगा, तो ये बनेगा। अपने पेन से खुद बना के देखिए, वो अलग बात है, इसमें बेंजीन रिंग है, सी डबल बॉन्ड हो, ये ज्यादा स्टेबल है, 100% ज्यादा स्टेबल है। अभी क्वेश्चन ये भी आएंगे कि स्टेबिलिटी किस में होगी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसका ये क्या ये टोटोमेरिज्म शो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इस चीज का आइडिया आपको ऐसे लगेगा, जैसे देखिए ऐसे कंपाउंड्स, इसमें भी टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि इस कार्बन का अल्फा कार्बन हो चाहे बीटा हो, या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन है। और आप जानते हैं अगर n डबल, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाए, ये यहाँ आ जाए, और ये इस तरीके से रेजोनेंस में हो, तो H प्लस इस ऑक्सीजन पे आएगा, तो इस टाइप का एक इनोल फॉर्म बन सकती है। क्यों बनेगी, क्योंकि रिंग जो है पिरिडियन रिंग है ये, और ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके बारे में आप जीओसी से पढ़ चुके हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे। और आप जानते हैं ये वाला एरो इस तरफ को क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड बना है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो कीटोफॉर्म और इनोल में से स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी रही, इनोल की। तो आप अभी धीरे धीरे समझने लगे हैं कि जरूरी नहीं है कि कीटोफॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होगी, वो तो ओवरऑल कंपाउंड को देखेंगे और फैक्टर्स अभी हम एक एक करके देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन देखने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ऑर्गेनिक में, और जो मैं क्लास में करा रहा हूँ इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, कोई बाहर से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर असाइनमेंट दिया है सिर्फ उस असाइनमेंट को प्रैक्टिस करना है। क्लियर, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। आप देख रहे हैं ये है कार्बन, इसके पास जितने भी आगे कार्बन है सब डबल बॉन्डेड है, sp2 है, तो ये वाला तो शो नहीं कर सकता है। क्या ये शो कर सकता है, तो आप देखिए ये वाला शो कर देना चाहिए। क्यों, मैं इसको बना के दिखाता हूँ। अगर इस वाले से आप दोबारा से कीटोफॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3 वाले कार्बन पर OH पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। क्लियर हो गई बात। तो ये वाला कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। नेक्स्ट, बेंजोफिनोन। आपके एग्जाम में ऐसे कुछ, बेंजो मतलब आप समझ रहे हैं, एक साइड है बेंजीन, फिनोन, फिनाइल वर्ड जो है वो भी किसके लिए लगता था, बेंजीन रिंग के लिए लगता था जब ब्रांच की तरह आती थी। दिस इज योर बेंजोफिनोन। बताइए, क्या आपको कहीं भी, देखिए सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, दोनों साइड कहीं भी जाइए तो ये वाला शो नहीं कर पाएगा। एसेटोफिनोन, एसेटोफिनोन में क्या है, मैंने बताया था एसेटो 2 कार्बन के लिए वर्ड जो था एसेटोफिनोन। दिस कंपाउंड, थोड़ी सी ऑर्गेनिक में इन चीज की नॉलेज भी चाहिए होती है। ये कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो कर सकता है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है जब ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, एक तरीके से मैं इसको डायरेक्ट ही एरो को बना सकता हूँ ताकि आप समझ जाएं किस तरीके से कि ये डबल बॉन्ड यहाँ इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, तो बन जाएगी कौन सी फॉर्म, CH2 डबल बॉन्ड COH। तो ये कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। यहाँ हम बहुत बेसिक बात पढ़ रहे हैं, टोटोमेरिज्म क्या है, कौन शो कर पाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब इनको हम रिएक्शंस में पढ़ेंगे तब हमें इनका एक्चुअल यूज समझ में आएगा। क्या ये वाला D वाला कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। आप जानते हैं ये कार्बन इन दोनों से जुड़ा है अल्फा कार्बन से, लेकिन ये sp2 है, नेक्स्ट वाले भी sp2 है, लेकिन ये वाला क्या है, sp3 है। तो इनोल फॉर्म अपनी कॉपी में बनाइएगा जरूर। कैसे बनी है, तो अगर एक H हटेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये OH इसके पास पहुंच जाएगा। दिस इज योर कंपाउंड। और आप अच्छे से जानते हैं ये वाला इससे बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग बन रही है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है।
नेक्स्ट, क्या इसमें टोटोमेरिज्म F वाले में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये sp3 नहीं है, ये वाला sp2 हो गया है, sp3 है ही नहीं इसमें, तो ये वाला शो नहीं करेगा। नेक्स्ट जी, क्या ये शो कर सकता है? बहुत मस्त बात आ गई है। देखो ये वाला कार्बन से ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, फिर इससे फिर डबल बॉन्ड हो गया, लेकिन ये वाले कार्बन देखिए इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो शो कर सकता है। और क्या बनेगा आप लोग खुद बनाइए मेरे आंसर देखने से पहले। आप समझते हैं, देखिए जब ये हाइड्रोजन हटेगा यहाँ डबल बॉन्ड आएगा इन दोनों के बीच में, इस पे 2 H रह गए, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा यानी यहाँ पे, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा यानी यहाँ पे, इस डबल बॉन्ड और इधर जो है CH3 जुड़ा रहेगा, तो बिल्कुल बन सकता है। और बेंजीन रिंग बन रही है, तो सीधी सी बात है स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा रहेगी। बोलिए भाई H वाला शो करेगा क्या? तो H वाले में आप देख रहे हैं ये कार्बन है, इससे अल्फा कार्बन जो जुड़े हुए हैं इनके पास CH3 ग्रुप है, ठीक है। अगर CH3 ग्रुप है तो आप समझ गए इनमें से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाले शो नहीं करेगा, ठीक है। ना ही अगर तुम कहो सर इसको हटा देते हैं, काम करते हैं H, ये तुम्हारा राज नहीं चल रहा है केमिस्ट्री पे, क्योंकि इस H के हटने के बाद जो कार्बन आयन बन रहा है वो स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वाला शो नहीं करेगा। नेक्स्ट इसमें देखिए आई वाला, आप सोचेंगे सर देखिए ये है कार्बन, इस वाले कार्बन पे तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ये वाले पे, लेकिन इसके पास तो है, क्यों ना इसे हटा दिया जाए। तो याद कीजिए ब्रिज हेड कार्बन वाली बात समझाई थी मैंने आपको कि ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, ये वाला कार्बन sp2 नहीं हो सकता है। तो अभी हमने बहुत GOC पढ़ लिया है, या बेसिक आप पढ़ के आए होंगे अब तक जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, आप समझने लगे हैं कि कैसे कोई सा भी ब्रिज हेड वाली बात या एरोमेटिसिटी वाली बात कहीं भी अप्लाई होने लगी है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी चीज़ कोई भी कहीं भी अप्लाई हो सकती है, आपको सिर्फ जो बातें बताई जा रही हैं वो ध्यान रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? गिव द नंबर ऑफ इनोल पॉसिबल, कितने इनोल पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, आप सोचेंगे सर देखिए इस पे 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, तो अगर आप इनोल फॉर्म बनाएं इसकी तो डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा इस तरीके से, समझ लेना भाई। मान लो ये वाला H ट्रांसफर होकर इस ऑक्सीजन पे आ गया, तो ये हो गया इस तरीके से, क्लियर है। अब आप चाहे इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए, चाहे इस वाले हाइड्रोजन को या इस वालों को, तो कंपाउंड यही बनेगा हमेशा। कुछ लोग कहेंगे सर अगर हम राइट वाले को हटाए ना तो ये चीज़ बन रही है जो कि अलग नहीं है, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं। ये आप लोग पढ़ के आ चुके भी होंगे यार, आइसोमेरिज्म तो मैंने ही पढ़ाया सारा, ठीक है। यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान क्या है, बेसिक चीज़ें, और वो सारी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। इसमें बताइए, देखिए इसमें आप देख रहे हैं कार्बन है, इसके पास एक CH3 है लेकिन एक H जरूर है, इसके पास 2 H है, ठीक है। तो ये वाला H हटेगा तो जो इनोल बनेगा बेटा, इसको हटा देते हैं एक सेकेंड, ये देखिए सी इस तरीके से OH CH3 ये बन सकता है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन हटता है तो ये वाला इनोल बन सकता है, और ये दोनों एक कंपाउंड नहीं है, तो एक इनोल फॉर्म ये बन सकती है, एक ये बन सकती है। दैट इज वाई यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये जो आया है इसके कितने बनेंगे, तो आप समझ गए हैं, इधर से हटे हाइड्रोजन या इधर से एक ही बनेगा। इसमें आप देखिए इसमें 2 कौन कौन से बनेंगे, आप समझ रहे हैं। देखिए अगर यहां से राइट वाला हाइड्रोजन हटेगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, OH ये बन गया है। अगर ऐसा भी तो सकता है, देखो 1,5 पॉसिबल है कि नहीं है इसमें, देखो 1,5 भी पॉसिबल है। ये वाला हाइड्रोजन अगर हटता है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज़्यादा, ताकि आप आराम से समझ जाए कौन सा H कहाँ पे जा रहा है। आगे जाके जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं डायरेक्ट ही बना दूंगा कीटोइनोल फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखिए कितने बन सकते हैं, तो इसका आंसर है 4। ट्राई कीजिए खुद कहाँ कहाँ बन सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। डबल बॉन्ड इधर आ सकता, मैं समझा दूँ, देखिए डबल बॉन्ड ऐसा सकता है यहाँ आ जाए और ये OH बन जाए, ठीक है। डबल बॉन्ड इधर आ सकता है और ये OH बन जाए 2, ठीक है। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप ये समझने की कोशिश इसमें आपको ज़रूर करनी है कि कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको बना देंगे, तो क्या यहाँ पे OH आना ये सेम हुआ उस वाले के बराबर बात हुई कि नहीं हुई, यही हमें अभी चेक करनी है। मैं आपको प्रूव कर देता हूँ इस बार ये आंसर सेम क्यों नहीं है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन के हटाने पर एक इनोल फॉर्म बनाते हैं लाइक दिस, डबल बॉन्ड O, ये तो इधर से बना, और आप इस वाले हाइड्रोजन को हटा के इनोल फॉर्म बनाइए,
तो क्या ये दोनों सेम बने? नहीं बने ना। तो ये बात ध्यान रखना। इसी तरीके से जब एक डबल बॉन्ड इधर आएगा और जब इसमें इधर आएगा तो ये 4 अलग कंपाउंड बनेंगे आपके पास। दैट मीन्स आप आंसर लिख सकते हैं सर इसके टोटल नंबर ऑफ इनोल कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अब कंटेंट पे की बात करते हैं कि किसमें कीटोनल कंटेंट में कंटेंट किसका ज़्यादा होता है। वैसे तो कीटोफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, मैंने आपको बताया है, लेकिन कब कब ऐसा हो सकता है कि इनोल फॉर्म जो है वो डोमिनेट कर जाए या उसका परसेंटेज बढ़ सकता है। तो आप देख लीजिए, या तो मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो इनोल फॉर्म में, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फैक्टर हो गया, या फिर इनोल फॉर्म में ज़्यादा स्टेबलाइज हो रही हो क्योंकि मॉलिक्यूल में बनने के बाद डीलोकेशन या रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी आती हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे ऊपर भी कि जिसमें इनोल फॉर्म जो है जब बन रहा था तो उसमें बेंजीन बन रहा था। ठीक है, कहाँ गए वो एग्जांपल्स? वो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, कोई बात नहीं। तो एरोमेटिसिटी, डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इनोल फॉर्म में अगर इनमें से कोई भी काम हो रहा होगा तो इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये देखिए, ये है, मैंने आपको इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ाया हुआ। इस लिगेंड को बोलते थे AC मैंने बताया था, एसिटाइल एसीटोन। लेकिन ये वाला जब लिगेंड की तरह वर्क करता था, मैंने बताया था ये अपनी इनोल फॉर्म में आता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर ये H जो है, यहाँ से देखिए आप इसका, ये H यहाँ और ये डबल बॉन्ड H इसको पिक कर ले तो ये वाली फॉर्म बनेगी, क्योंकि इनोल फॉर्म में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। क्लियर हुई? जिसकी वजह से ये वाली फॉर्म स्टेबल हो जाती है। मैंने परसेंटेज भी लिख के दिखाया, इनोल फॉर्म 80% है, तो कीटो फॉर्म मत पूछना मेरे से कितनी परसेंट है, 20% है। तो आप इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को ही ध्यान रखिए। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी जो टीचर पढ़ा रहा होगा वो आपको बताता जाएगा, लेकिन शुरू में ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, इन दोनों फॉर्म को, ये भी अभी मैंने करवाया था आपको कि ये वाली है कीटो फॉर्म, ये वाली है इनोल फॉर्म, ये 99% बनती है। इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट राइट साइड को शिफ्टेड है। क्यों? क्योंकि इनोल फॉर्म में एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। तो ऐसी चीजें आपको पेपर में बहुत इजीली ऑब्जर्व करनी होती है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे। अब इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए, इन दोनों में से कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी, तो आपसे पूछेगा कीटो इनोल में से, तो आप अच्छे से देख के बता सकते हैं इनोल, क्योंकि बिल्कुल अभी मैंने बताया था इसमें pyridine बन रहा है जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इनके नाम आप ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, 2-pyridinone, इसका नाम है 2-hydroxypyridine। ठीक है, नेक्स्ट अब इनको देखिए, ये एग्जाम में आ चुका है आपके क्वेश्चन एक, इसकी इनोल फॉर्म ये वाली, ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है इससे, क्योंकि इसमें इनोल फॉर्म बनने पे बेंजीन बन रहा है। क्लियर है? तो कीटो, वैसे हम सोचते हैं सी डबल बॉन्ड हो ज़्यादा स्टेबल, लेकिन भाई रेजोनेंस वाला फैक्टर जो एरोमेटिक कंपाउंड वाला फैक्टर है, ये देखिए। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं आपको। ये आपको मैंने 3 ये कीटो फॉर्म बना के दे रखी थी इन्होंने, इसकी इनोल फॉर्म कितनी पॉसिबल है? 2, इधर डबल बॉन्ड हो सकता है या राइट हैंड साइड में हो सकता है। स्टेबिलिटी पूछी जा रही है, तो आप जानते हैं यहाँ पे सच कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एरोमेटिक या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो कहीं नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कीटो फॉर्म सबसे स्टेबल होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इनोल में कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी? तो देखिए, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, क्या मैं आपको जीएससी में पढ़ा चुका हूँ, ज़्यादा स्टेबल होती है। सबसे ज़्यादा A, देन C एंड देन B। क्लियर हो रही है बात? बहुत सिंपल केस है। इन दोनों में देखिए, A और B में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आप समझ पा रहे हैं कि B ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि B में H आने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पा रही है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को देखिए, इन दोनों में से कौन स्टेबल है, ये वाला A या B? बहुत क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे कि जब ये वाला H यहाँ आएगा और उसके पास OH आ जाएगा तो ये कॉन्जुगेशन बढ़ गई है बेंजीन के साथ। अभी डबल बॉन्ड जो है ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। क्लियर है? जिसकी वजह से B की स्टेबिलिटी बढ़ गई है। ऑर्गेनिक में ऐसे ही हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देख के आइडिया लगाते हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है। क्लियर है? तो इसलिए एग्जाम्पल्स हैं, जितने एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो मोर देन सफिशिएंट होंगे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के लिए भी और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी सफिशिएंट होंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे कि इनोल फॉर्म दे रखी है इन्होंने ये वाली, और अगर ये इसका इनोल फॉर्म यहाँ की बजाय इस तरफ डबल बॉन्ड लगा दें, क्लियर है, तो कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी? आप जरा ध्यान से देखिए, अगर डबल बॉन्ड इधर है तो इसके साथ कॉन्जुगेशन में तो है ही, और NO2 भी इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो कॉन्जुगेशन काफी दूर तक इलेक्ट्रॉन की फैली हुई है, डिलोकेशन काफी ज्यादा है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड इधर आता है तो वो सिर्फ रिंग पे फैलेगा। तो यानी कि A वाले में जो डबल बॉन्ड है उनका कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो इसलिए A की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जर्व करने सीखिए।